भारत में यूं तो एक से बड़ा एक डाकू रहा है और कुछ ऐसे डाकू भी रहे हैं जिनका अपने समय पर एक अलग ही बोलबाला था और सभी सरकार उनसे परेशान थी। लेकिन एक डाकू भारत में ऐसा भी रहा है जो भारत में आतंक फैलाकर पाकिस्तान की शरण में चला जाता है, और ये वही डाकू होता है जिसको वापस भारत लाने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी पाकिस्तान से बोलते हैं कि इस डाकू को मुझे दे दे ठाकुर। खैर, वो ठाकुर तो नहीं बोलते। तो नमस्कार, मेरा नाम है आकाश देसवाल। स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के एक और नए एपिसोड में। और आज की कहानी जिस अपराधी की है, वो अपराधी अपने आप में एक अलग जगह रखता है, क्योंकि ये अपराधी होता है जो भारत के सामने खुलेआम बगावत करता है और फिर पाकिस्तान की शरण में चला जाता है। अब ये बगावत वाली बात सुनकर आपके दिमाग में दाऊद की छवि आई होगी, दाऊद का नाम आया होगा, लेकिन नहीं, हम यहाँ किसी गैंगस्टर की नहीं बल्कि एक डाकू की बात कर रहे हैं, और वो डाकू होता है भूपत सिंह चौहान। अब इसकी दहशत इतनी थी कि इसकी दहशत के चर्चे अमेरिकी अखबारों में छपा करते थे। हालांकि यूं तो इसने लोगों के बीच में अपनी रॉबिन हुड की जैसी एक छवि बना रखी थी, लेकिन फिर भी वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था, और वो षड्यंत्र था भारत को लोकतंत्र देश ना बनने का। साल 1941 बड़ौदा रियासत के महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ ने एक रोज खेलों की प्रतियोगिता रखवाई। तय तारीख को आसपास की रियासतों से भी खिलाड़ी आए। खेल शुरू हुआ तो खेलों में धूम रही एक लड़के की। लंबा कद और मजबूत मांसपेशियों वाला जवान, नाम था भूपत सिंह चौहान। अब वागनिया नाम की एक छोटी सी रियासत थी जिसके राजा थे अमरावाला। अब जो भूपत सिंह है वो इनके यहाँ घोड़े के क्योंकि पहले राजाओं के घोड़ों के तबेले हुआ करते थे, तो भूपत सिंह इनके तबेले में काम करता था, इनके घोड़ों की देखभाल किया करता था। अब साथ ही भूपत सिंह क्योंकि बहुत सारे कामों में माहिर था, अब चाहे वो गोली चलाना हो, गाड़ी चलाना हो या कोई और अन्य काम। अब उसे नहीं पता था कि ये जो जिन कामों में वो माहिर है, जो काम उसे आते हैं, वो आने वाले समय में इसके बहुत काम आएंगे। अब ये सारे जो पड़ाव चल रहे थे, इसके बाद 1947 में एक ऐसा समय आया जब इसके और इनके राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। अब इस षड्यंत्र को रचने के लिए जो अपने थे इनके, उन्होंने गद्दारी की और पुलिस में इन दोनों की शिकायत की कि ये भारत के खिलाफ हैं, भारत को लोकतंत्र देश नहीं बनने देना चाहते। हालांकि ये शुरुआत में शिकायत झूठी थी, लेकिन इसके बाद भूपत सिंह पूरी तरीके से इस आंदोलन में कूद गया था। अब जब ये पुलिस में इनकी शिकायत दर्ज होती है तो इसके बाद राजा अमरावाला की तो मौत हो जाती है, लेकिन भूपत सिंह पुलिस के हाथ नहीं आता, वो वहाँ से फरार हो जाता है अपने एक साथी के साथ। अब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, रियासतों की उल्टी गिनती शुरू हुई। राजा अमरावाला के दुश्मनों ने भूपत सिंह को एक साजिश में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की तो भूपत सिंह फरार हो गया। अब जब भूपत सिंह फरार हुआ तो वो अपने साथ एक भरोसेमंद साथी राणा भगवान डांगर को भी साथ ले गया। अब यहाँ से भूपत के एक खिलाड़ी से डाकू बनने की कहानी शुरू होती है। वागनिया से फरार होने के बाद भूपत ने राणा के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। दोनों लूटमार और फिरौती उगाने का काम करने लगे। धीरे धीरे उनके गैंग में इजाफा हुआ। 3 सालों के अंदर इस गैंग ने 87 हत्याएं और लगभग 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। अब जरा सोचिए, 70 साल पहले 9 लाख रुपए की लूट, क्योंकि उस समय पहले 1 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, और अगर 9 लाख की बात करें तो शायद आज 9 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू के बैठे हैं। अब भूपत के गैंग की एक खास बात यह भी थी कि वो कभी महिलाओं पर हमला नहीं करते थे। अब लड़कियों की शादी तक तो ठीक है, लेकिन जो भूपत सिंह है वो लोगों के बीच चर्चा का विषय लगातार इसलिए बनता चला गया क्योंकि वो गरीबों को पैसे भी बांटता था और साथ ही उन गरीबों की मदद करता था जो किसी न किसी वजह से, या तो आसपास के मोहल्लों की वजह से या सरकार से वंचित रह जाते थे किसी सुविधा को लेकर। अब एक किस्सा बड़ा मशहूर है इसका कि एक बार एक सुनार के साथ लूट करता है और उससे लूटे हुए सोने और चांदी के सिक्के बाजार में उछाल देता है। अब ये किस्सा ऐसा होता है कि ये भूपत सिंह का नाम तेजी से उछालता है लोगों के बीच, जिससे इसकी छवि रॉबिन हुड जैसी बन जाती है। उस समय एक लेखक थे जीतू भाई डाडल, जो अपनी एक किताब एक हतो भूपत में इसके कई किस्सों का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि भूपत हालात के चलते बागी बना था, उसके चरित्र पर कभी दाग नहीं लगा। वो गरीबों के पक्ष में खड़ा होता। जब जूनागढ़ के विलय के समय सांप्रदायिक दंगे भड़के, भूपत ने बहुत से लोगों की जान बचाई।
दोनों धर्मों की औरतों की आबरू की रक्षा की। इस काम ने भूपत को जनता के बीच काफी लोकप्रियता दिलाई। अब भूपत के चर्चे पूरे सौराष्ट्र में मशहूर होने लगे थे और इसके कुछ किस्से तो ऐसे भी हैं वो जो शायद थोड़ा फनी भी लगते हैं, लेकिन थे बड़े बहादुरी के। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस में चर्चित था, पुलिस इसको पकड़ना चाहती थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने शौक में कभी कमी नहीं रखता था। एक किस्सा उसका बड़ा मशहूर है कि एक राजकोट का एक फिल्म सिनेमा होता है जिसमें मूवी लगती है चंद्रलेखा। अब इसको वो फिल्म देखने का शौक चढ़ा तो ये राणा के साथ उस पिक्चर को देखने का प्लान करता है। तो ये दोनों जाते हैं ताकि किसी की पहचान में ना आए, तो उसके लिए एक कंबल से मुंह ढक लेते हैं, एक दुताई लोई टाइप ओढ़ लेते हैं और सिर पे लगाते हैं गांधी टोपी। अब इसके बाद इन्हें एक ट्रक वाला लिफ्ट भी देता है राजकोट तक के लिए। ये वहाँ जाते हैं, फिल्म देखते हैं। और यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि जिस सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे उसके कुछ दूरी पर ही, महज ऐसा करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही एक पुलिस चौकी भी थी। यहाँ तक की स्टोरी में तो भूपत कहीं से भी डाकू नहीं लग रहा, लेकिन उसे डाकू क्यों कहा गया, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल उसके इन सभी किस्सों ने उसे एक अलग किरदार का रूप दिया था। पुलिस का उसका कुछ ना बिगाड़ने के पीछे रजवाड़ों का मिला समर्थन है। दूसरी चीज के रजवाड़े भी भूपत के जरिए एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देना चाहते थे। अब क्या था वो षड्यंत्र? साल 1952 में अमेरिकी मैगजीन न्यू यॉर्कर में एक लेख छपा। पत्रकार और लेखक संथा रामा राव लिखते हैं कि आज़ाद भारत के पहले चुनाव से ठीक पहले भूपत का आतंक बहुत बढ़ गया था। उसके गैंग के साथ ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लूटपाट और हत्याएं कर रहे थे। अब सरकार के अनुसार ये रजवाड़ों की साजिश थी। वे कानून व्यवस्था खराब कर ये दिखाना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में कानून का हाल ऐसा ही होता है और अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो चीज़ें और भी खराब होंगी। अब सरकार के खिलाफ छिड़े इस षड्यंत्र में एक कई रजवाड़ों की गिरफ्तारी भी होती है, क्योंकि जिन जिन रजवाड़ों का जैसे जैसे नाम सामने आ रहा था पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी रही। लेकिन इनका जो मेन लीडर था भूपत सिंह, जो उस टाइम में इसको मेन लीडर मान लिया गया था, इस चारों तरफ चर्चाएं होने लगी थी कि जो सब कुछ करवा रहा है वो भूपत सिंह करवा रहा है, क्योंकि वो ही इतना शातिर है और वही ऐसी हरकत करा सकता है, क्योंकि इसकी उस समय में फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी। तो इसको मेन अपराधी माना गया। हालांकि भूपत सिंह कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अब भूपत सिंह को पकड़ने के लिए इस समय एक खास शख्स की एंट्री होती है। उसको एक कमान सौंपी जाती है कि तुम आओ और इस भूपत सिंह का निपटारा करो, इसको तुम पकड़ो। और उस इंस्पेक्टर का नाम होता है विष्णु गोपाल कानिटकर। विष्णु गोपाल कानिटकर को आईजी बनाकर सौराष्ट्र भेजा जाता है। कानिटकर ने इस काम के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। इसमें पागी भर्ती किए गए। पागी यानी कच्छ के रेगिस्तानी इलाके के वो लोग जो रेत पे छपे पांव के निशान पढ़ने में माहिर थे। कानिटकर ने सबसे पहले भूपत के समर्थकों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इससे भूपत के छिपने के कई ठिकाने बंद हो गए। पुलिस को सीधी चुनौती देने के लिए खासकर कानिटकर को, क्योंकि जिनको आईजी बनाकर भेजा गया था खासकर भूपत सिंह को पकड़ने के लिए, तो भूपत सिंह जब भी कोई लूटपाट करता तो उससे पहले सीधी एक चिट्ठी पुलिस को भेजता था, जिस चिट्ठी में लूट का समय और जगह लिखी होती थी। अब वो जब चिट्ठी जो उनसे वो लिखा करता था उसमें कानिटकर को लेकर वो एक शब्द का इस्तेमाल करता था, डीकरा। हालांकि इसका अर्थ होता है बेटा, लेकिन अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो कानिटकर भूपत से करीब 10 साल ज़्यादा बड़े थे। अब चिट्ठी भेजने के साथ साथ ही भूपत सिंह एक काम और किया करता था, क्योंकि पहले क्या था कि अगर किसी डाकू को पकड़ना है तो उसके गांव के आसपास के लोगों को मुखबिर बना दिया जाता था, जो समय समय पर पुलिस को उसकी खबर देते रहते थे। लेकिन भूपत सिंह को अगर किसी पर यह शक भी होता कि ये मेरी मुखबिरी कर रहा है, मेरे बारे में पुलिस वालों को बता रहा है, तो उसके नाक और कान काट कर फेंक देता था। साथ ही उसको ये चेतावनी जरूर देता था कि अगर वो समाज में मुंह दिखाने की बजाय अगर वो मरता है या आत्मदाह करता है तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। तो अब ये ऐसी हरकत थी कि अगर कोई मुखबिरी करता हुआ पकड़ा भी गया और उसके नाक और कान काट भी दिए तो उसको ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मरा तो भूपत सिंह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। आईजी कानिटकर की तमाम कोशिशों के बावजूद भूपत उनके हाथ ना आया। बार बार वो हाथ से निकल जाता था। एक बार कानिटकर को राजकोट से एक लूट की खबर मिली। पहुंचे तो एक पर्ची उनके हाथ लगी। पर्ची से पता चला कि वारदात में एक भूतपूर्व राजकुमार की कार का इस्तेमाल हुआ है। कानिटकर ने राजकुमार पर दबाव डाला तो पता चला भूपत का एक आदमी इनके यहाँ छिपा है। पुलिस ने दबिश दी। भूपत का साथी गोलीबारी में मारा गया। कुछ रोज बाद पुलिस ने राणा को भी एनकाउंटर में मार गिराया।
अब राणा की मौत से भूपत को समझ आ गया था कि अब वो ज़्यादा दिन तक पुलिस की पहुंच से दूर नहीं रह पाएगा। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था सरहद लांघना। अब तारीख आती है 6 जून 1952। अब ये वो समय था जब भूपत सिंह भारत की पुलिस के डर से अपने 3 साथियों के साथ सीमा लांघकर पाकिस्तान में घुस जाता है। लेकिन किस्मत ने उसका यहाँ साथ नहीं दिया, या फिर यूं कहें कि किस्मत उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि उसको सरहद में जैसे ही वो घुसा उसको पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार किया। और लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे गलत तरीके से सीमा पार करके जाना और पकड़े जाना, उसके बावजूद भी सिर्फ 1 साल के बाद उसे रिहाई मिलना, अब या तो ये किस्मत का दोष कह लीजिए या फिर अच्छी किस्मत कह लीजिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक चीज़ तो तय थी कि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। अब भूपत ने सोचा कि क्यों ना कुछ और सालों तक यहाँ रहा जाए और फिर भारत वापस लौटा जाए, लेकिन भारत में उसके कुछ लोग थे जिनके थ्रू से पता लगता रहा कि जो भारत की पुलिस है वो उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है और वो जहाँ भी है वो वहीं रहे, उसे वहाँ से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतना कहते ही तो भूपत ने सोचा क्यों ना फिर पाकिस्तान में रहकर ही अपना गुजारा बसेरा किया जाए, तो उसने इस्लाम धर्म भी अपनाया और फिर यहाँ शादी भी की। अब ये सारी चीज़ें हो गई, घर परिवार बसा, घर परिवार बसाने के लिए कुछ चाहिए भी था, तो उसके लिए उसने दूध का काम शुरू किया। अब यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि जो भारत का एक डाकू था जो सीमा लांघकर पाकिस्तान आया था, 1 साल सजा काटने के बाद अब वो दूधिया बन जाता है। इधर भारत किसी भी तरह भूपत को वापस लाना चाहता था। इस मामले में जुलाई 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम मोहम्मद अली बोगरा के बीच बातचीत भी शुरू हुई। बोगरा पहले तो भूपत को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर अपनी बात से पलट गए। भूपत खुद किसी हाल में भारत आने से बचना चाहता था। पाकिस्तान में समर्थन जुटाने के लिए उसने दलीलें देना शुरू कर दिया। ब्लिट्स अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार वो खुद को पाकिस्तान समर्थक बताने लगा था। रिपोर्ट में उसका बयान कुछ यूं छपा था, मेरी रियासत का पाकिस्तान में विलय हुआ है, लेकिन भारत की सेना ने हम पर हमला कर दिया। हमने जवाब देने की कोशिश की लेकिन हम जीत नहीं पाए। अंत में मुझे पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने मेरी जान बचाई है और मैं उसके लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। भूपत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, उसने एक रैली कर अपने समर्थन में 1500 रुपये जुटाए थे और घोषणा कर दी थी कि वो एक फिल्म बनाएगा जिसमें जूनागढ़ की आज़ादी के संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। अब ये सारी कलाबाजियों का फ़ायदा उसको मिला भी और पाकिस्तान ने उसे भारत भेजने से मना कर दिया, साथ ही अपने यहाँ की नागरिकता भी दे दी। अब साल 2006 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे बाकायदा इस्लाम धर्म के अनुसार जैसे उसका अंतिम संस्कार होता है, जैसे इस्लाम धर्म में, तो वैसे उसको अंतिम संस्कार किया गया, उसकी कब्र बनाई गई। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि ये भारत का भूपत सिंह एक पहला दुर्दांत ऐसा अपराधी था जिसने भारत में आतंक फैलाकर पाकिस्तान में जाकर शरण ली और वहीं का होकर रह गया। तो ये थी ऐसे अपराधी की कहानी। ये शायद कोई पहला अपराधी होगा जिसने भारत के साथ ऐसा काम किया है। साथ ही ये कहानी इसके बाद फिर दाऊद द्वारा भी अपनाई गई, दाऊद द्वारा फिर ये दोहराई गई। तो ये थी भारत के दुर्दांत डाकू भूपत सिंह की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुझे और मेरे साथी हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।